नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण क्लास 6 विज्ञान का पाठ 5 को देखेंगे। ठीक है, सजीव एवं उनका परिवेश है। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से निकल करके आपका आएगा। ठीक है, और यह कहाँ से है तो ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। आप देख लीजिएगा, पाठ का नाम है सजीव उनका परिवेश और जैक के किताब का है। तो आपको अगर झारखंड में कोई भी एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को क्लास 6 to 10 तक का कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका नहीं निकल पाएगा। बाहर के और बाजारू किताब से कोई प्रश्न अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, चाहे वो जेएसएससी परीक्षा ले रहा हो या जैक परीक्षा ले रहा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सजीव में कौन कौन सा लक्षण होता है। सजीव में कौन कौन सा लक्षण होता है, यह बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है और साथ ही यह जो है सीजी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन या सभी, सजीव में कौन कौन सा गुण या लक्षण होता है। तो सजीवों में, सभी सजीवों में श्वसन का गुण पाया जाता है, सभी में उत्सर्जन होता है, सभी में प्रजनन करने का गुण होता है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों की उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, सभी जंतु या पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी किस क्रिया के तहत जंतु जो है यहाँ पर अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, उस गुण को क्या कहा जाता है। प्रजनन, श्वसन, वृद्धि या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण यहाँ पर है जो सभी जीव जंतु आपस में मिल करके अपने ही समान बच्चों की उत्पत्ति करते हैं, वह क्रिया प्रजनन है। श्वसन सांस लेने की क्रिया है, वृद्धि जो है उनके विकास की क्रिया है, या कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन क्रिया के तहत सभी जीव जंतु अपने ही समान प्रजाति की उत्पत्ति करते हैं। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में वृद्धि कब होती है, तो आप देखिएगा पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत, जीवन भर उनमें वृद्धि होते रहता है, उनकी लंबाई बढ़ते रहती है। ठीक है, एक और प्रश्न है, मानव या जंतुओं में वृद्धि कब तक होती है। मानव या जंतुओं में हाइट या वृद्धि जो कहिए वो कब तक होता है। जीवन पर्यंत होता है, एक निश्चित समय तक होता है, हर समय होता है, या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव या जंतुओं में वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद उसमें वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, विकास निरंतर चलते रहता है, लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो इसलिए मानव या जंतुओं में वृद्धि कब तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है। और यह प्रश्न जो है आपका यहाँ पर यू टेट में आया हुआ था और एच टेट में आया हुआ था। और देखिए प्रश्न कहाँ है, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, इसलिए एनसीईआरटी को देखने पर सभी स्टेट का आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से सब कुछ नोट्स लेके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स और साथ में आपको किताब का है ना। सजीव वायुमंडल से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। यूपी टेट में 2 बार, हरियाणा टेट में 1 बार और बिहार टेट में 1 बार। ठीक है, सजीव वायुमंडल से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सजीव जो होते हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं आपको बताना है। तो सजीव क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त करते हैं।
पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त करते हैं? मुक्त करना मतलब छोड़ना। यही प्रश्न आपका आया हुआ था यूपी टेट में, ठीक है, और यही प्रश्न आपका आया था यूटेट में भी। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लेते क्या है? तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में छोड़ते क्या है? तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि मनुष्यों के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? देखिए अभी हमने इसको देखा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या कोई नहीं। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है आप लोगों को, तो कन्फ्यूजन मत होने दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में ही सारा यहाँ पर 1-2 नंबर खातिर लोग फेल कर जाते हैं। उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने लगती है, याद रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने लगती है तो क्या होता है? पेड़ पौधे, जो हम सभी जीव जंतुओं के द्वारा जो भी चीज़ छोड़ी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बनता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत वायुमंडल में हम सभी को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा लगाया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? गर्मी बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोखते हैं? तब पेड़ पौधा। तो अगर पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा तो उस एरिया में बैलेंस बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये पेड़ पौधा सजीव से एक प्रश्न देखिए हर बार आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप सभी जरूर इससे तैयारी कर लीजिएगा, और हो सके तो यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ तो एक बार अवश्य परचेज करके पढ़ ही लीजिएगा। 6 to 10 तक का आप देख लेते हैं तो आपको 100% यहाँ से जो है 70 से 80% मार्क्स आपका आ ही जाएगा। इसीलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप किया हुआ है। पेड़ पौधे किस प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव प्रक्रम या कोई नहीं। तो सभी जीव जंतु अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, न तो उनका हाथ होता है न तो पाँव होता है, लेकिन फिर भी वे भोजन बनाते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, तो वो प्रक्रिया जो है देखिए प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है अपना भोजन किस किस चीज़ से प्राप्त करता है? पेड़ से, पौधा से, जंतु से, सभी से। किससे प्राप्त करता है? ठीक है, तो मनुष्य अपना भोजन जो है पेड़ से भी प्राप्त करता है। जैसे आम की बात कर लें, जामुन की बात कर लें, इमली की बात कर लें, बहुत सा पेड़ है उससे प्राप्त करता है। छोटे छोटे पौधे में यदि बात करें तो यहाँ पर नींबू हो गया, यहाँ पर शरीफा हो गया, संतरा हो गया। उसके साथ और बात कर ले तो यहाँ पर सभी तरह के धान हो गए, गेहूँ हो गए, ये हो गया, ठीक है। जंतु, तो बहुत से आदमी जो है जंतुओं को मार कर भी अपना भोजन करते हैं, जैसे बकरा को, मुर्गा को, ये सब सूअर को लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जंतु से भी होता है, पौधा से भी होता है, पेड़ से भी होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को सही शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्ग वृद्धि या उत्सर्जन, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग श्वास लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे के काम करते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया में एक वृद्धि का गुण बड़ा होने का गुण छिपा रहता है, लेकिन उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मल मूत्र गंदे पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वह प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में किस राज्य के संतरे प्रसिद्ध हैं? भारत में किस राज्य के संतरा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? नागपुर का, कश्मीर का, सेव का, मुजफ्फरपुर का, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर की क्या होती है? लीची होती है। नागपुर का क्या होता है? संतरा होता है। कश्मीर का क्या होता है? सेव होता है, ठीक है। और सेव तो यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया गया है। तो किस राज्य का संतरा प्रसिद्ध है? नागपुर का, याद रखिएगा, ठीक है, नागपुर का। अगला, भारत में किस राज्य के सेव प्रसिद्ध हैं? नागपुर, कश्मीर, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो भारत में किस राज्य के सेव प्रसिद्ध हैं? तो ये कश्मीर राज्य में सेव सबसे ज़्यादा होते हैं, और कश्मीर राज्य का ही सेव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कहाँ के केले भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? प्रश्न सब आया हुआ है, सब आए हुए प्रश्न है जो किसी न किसी राज्य में छपे हुए हैं। आप यहाँ से सारे हैंड रिटेन नोट्स को लेकर के ही पढ़ के एग्जाम में जाएंगे, उसके नहीं जाएंगे छोड़ करके नहीं। तो यहाँ पर देखिए कम प्रश्न आप पढ़िएगा और अधिक जो है आपको प्रश्न भिड़ता है, ठीक है। JCERT का कहाँ के केले भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कानपुर,
हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या सभी, ठीक है। तो केला सबसे अधिक कहाँ होता है? हाजीपुर में होता है, इसलिए गंगा किनारे वाला भाग हाजीपुर का है, पुल किनारे, तो ये हाजीपुर में होता है, इसलिए हाजीपुर का केला जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। लीची कहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, नागपुर या कोई नहीं, ठीक है। तो लीची सबसे अधिक जो होता है वो आपका मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में लीची का बागान है और सबसे अधिक जो है मुजफ्फरपुर में होता है। किसी वास स्थल के सभी सजीव पौधे उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, सभी सजीव में क्या होगा? जीव होगा। सभी सजीव में क्या होगा? जीव होगा। और जीव होगा तो उसको बोलिएगा आप, देखिए जैव घटक। जीव होगा तो जैव घटक बोलिएगा। तो सभी सजीव पौधे उपस्थित रहते हैं, तो सभी सजीव पौधे में जीव होते हैं, और जीव होते हैं इसलिए वो कौन सा घटक में जाता है? जैव घटक में चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव पदार्थ, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, प्रकाश हो, ताप हो, किस प्रकार का घटक है, ठीक है। देखिए सभी निर्जीव पदार्थ में क्या होते हैं? उसमें जीव नहीं होता है। निर्जीव पदार्थ में जीव नहीं होता है। जीव नहीं होता है तो उसको अजीव बोलते हैं, और अजीव वाले चीज़ों को हम डालेंगे अजैव घटक में। अजीव वाले चीज़ों को किस में डालेंगे? अजैव घटक में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? अजैव घटक हो जाएगा आपका, ठीक है, अजैव घटक। हाँ, इसी तरह से देखिए, इसको अगर कंप्लीट आप कर लीजिएगा इसी तरह से कंसेप्ट के साथ, तो आपको बता देते हैं कभी भी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों की तैयारी और सारे नोट्स और सारे वीडियो आपको यहाँ पर सभी कुछ मिलेंगे, और साथ ही साथ बात करने की सुविधा भी हम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सब सारा चीज़ अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से संपर्क करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पहले दिया गया है, उससे संपर्क करके यहाँ से सारा नोट्स, PDF और क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको डेली यहाँ पर तैयारी कर सकें। स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास क्या कहलाता है? जलीय आवास, स्थलीय आवास, वन आवास या कोई नहीं, ठीक है। स्थल मतलब क्या हो गया? जमीन पर, ठीक है, जमीन पर। तो जमीन पर रहने वाले लोग को स्थल पर रहते हैं, और स्थल पर रहने वाले के आवास को स्थलीय आवास कहेंगे। स्थल पर जो रहेगा उसको स्थलीय आवास कहेंगे। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों के आवास क्या कहलाते हैं? तो स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया था, बिहार टेट में ये आया वो प्रश्न है ना। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? एक बात आप समझिए, मरुस्थल में क्या होते हैं? बालू होते हैं ना। तो बालू में जो होते हैं यहाँ पर किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो वो यहाँ पर कांटेदार पौधे होते हैं। किस प्रकार के पौधे होते हैं? कांटेदार पौधे। तो कांटेदार पौधे में अब याद रखिए, दिमाग में लाइए कौन कौन होता है। तो कांटेदार पौधे में देखिए नागफनी भी कांटेदार होता है, कैक्टस भी यहाँ पर जो होता है आपको कांटेदार होता है, और खजूर भी कांटेदार होता है। यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। यानी मरुस्थल में नागफनी भी पाया जाता है, कैक्टस भी पाया जाता है, खजूर भी पाया जाता है। सभी जो है यहाँ पर कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, कांटे के आकार के होते हैं, शंकुनुमा आकार के होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ठीक है, मरुस्थल में ऊँट, सर्प, मकड़ी या सभी। तो मरुस्थल में ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट को तो मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। सर्प पाए जाते हैं, बहुत अंदर गहराई तक रहते हैं, और मकड़िया, ये सभी चीज़ मरुस्थल में पाए जाते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? यही प्रश्न पूछा गया था कि जल में रहने वाले जंतु के आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास, जलीय आवास, वायुवीय आवास या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए स्थल पर जो रहते हैं उसके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जल में जो रहता है उसके आवास को जलीय आवास कहते हैं, और वायु में जो रहता है उसके आवास को वायुवीय आवास कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? सभी का परिभाषा यहाँ पर हो गया, सभी का हो गया ना। तो सभी को ही देख लीजिएगा। आपको बता देते हैं, जैसे ही ये वीडियो जाता है, जैसे ही आपका नोट्स जाता है, आप प्रयास कीजिए कि एक बार इस नोट्स को हम सभी को अवश्य लिख लें, ठीक है। क्योंकि लिखिएगा और जब वीडियो को सुनिएगा तो इतना कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा ना कि आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा और यहाँ पर नोट्स को रखिएगा, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिएगा, ठीक है। नोट्स को सामने रखिए और वीडियो को चालू कीजिए, उसके बाद देखिए कितना मज़ा से आपको इसको पढ़ने में आएगा और कितना जल्दी याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे से बंधु, सभी को अपने लाइफ को बनाने के लिए हर सुबह हर शाम समय ज़रूर दें
और यहाँ से सारे हैंड रिटेन नोट्स को देखें, जो कि आपके लिए बनाया गया है और आपके यहाँ पर पास करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्कोर के लिए यह नोट्स बनाए गए हैं, जो कि आपको जैक की किताब का है, जैसे आरटी टेक्स्ट बुक का है, चैप्टर नंबर दिया गया है। किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करता है, क्या कहलाता है? आवास, अजैव, अनुकूलन या कोनी। ठीक है, देखिए अनुकूलन, एडेप्टेशन एक ऐसा गुण है जो कहीं भी आदमी चला जाए तो उसके अनुसार जो है वह परिवेश में ढलने लगता है। ठीक है, तो कोई पौधा या जंतु मान ली ठंडा प्रदेश का, वो गर्मी प्रदेश में आ गए, तो उसमें अगर हैबिट है वैसा रहने का, वो क्षमता प्रदान कर लेता है, तो उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अनुकूलन के रूप में जानते हैं। शेर किस प्रकार का प्राणी है बताया जाए? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, कोई नहीं। ठीक है, शाकाहारी मतलब जो केवल हरे साग सब्जी को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो केवल मांस का भक्षण करते हैं मांसाहारी होते हैं, और जो मांस और हरा साग सब्जी दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। तो शेर क्या करता है बताइए? शेर मांस खाता है। शेर क्या करता है? मांस खाता है, इसलिए यह मांसाहारी में चला जाएगा। केवल मांस खाता है इसलिए यह मांसाहारी में चला जाएगा। ठीक है, शेर का देखिए थोड़ा सा अनुकूलन देख लीजिए, कभी कभी पूछता है। इसका हल्का भूरा रंग जंगल में छिपने में सहायता करता है। इसका कैसा रंग होता है? तो मिट्टी के आकार का होता है, इसलिए क्या करता है? तो इसको जंगल में छिपने में सहायता होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है मिट्टी का आकार होने के कारण। ठीक है, इसकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होता है, जिससे अपना शिकार ठीक से पकड़ सके। इसका आंख जो होता है चेहरा पर सामने की ओर होता है, जिससे एकदम वो सीधा देखेगा और शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। ठीक है, हिरन किस प्रकार का प्राणी आपको बताना? हिरन जो है किस प्रकार का प्राणी है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या कोई नहीं। ठीक है, तो हिरन किस में जाता है? शाकाहारी। तो आप देखिएगा हिरन जो है केवल हरा घास और पेड़ पौधा के पत्ते को, जो नाजुक नाजुक कोमल पत्तियां होती है उसको केवल भक्षण करता है। तो जो हरे पेड़ पौधे और उसके उत्पाद को खाता है उसी को हम लोग कहते हैं शाकाहारी। जो हरा चीज खाएगा वो हारी होगा, मतलब शाकाहारी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला अगला इसका अनुकूलन थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह पौधों की पत्तियों मुलायम शाखा को खाता है, और इसका लंबा कान शिकारियों को दूर तक सुन सकता है, शिकारियों के हाथ को दूर तक सुन सकता है, इसलिए इसका लंबा कान होता है। इसकी पतली और लंबी तार और टांग किसका? हिरन का। हिरन का पतली और लंबी टांग इन्हें तेज गति से दौड़ने में सहायता करता है, किसी को भी नहीं पूरने देता है जी, याद रखिएगा। सिर के पार्श्व में स्थित लंबी गर्दन ये सभी दिशाओं में दे सकता है। हिरन का एक गर्दन जो था बहुत लंबा होता है, लंबा होने का रीजन है कि यह सभी दिशाओं में देख। प्रश्न है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? ठीक है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? यहाँ पर ऑप्शन है गाय, भेड़, बकरी या ऊंट। कौन सा प्राणी मरुस्थल में रह सकता है? मरुस्थल के अनुकूलन लायक है। ठीक है, तो देखिए गाय, ये तो मरुस्थल में रहने लायक नहीं है, ये स्थलीय क्षेत्र पर जमीन पर रहने वाले हैं। भेड़ ये भी मरुस्थल में नहीं रहने लायक है, क्योंकि इसमें अनुकूलन मरुस्थल में रहने वाला नहीं है, ये भी स्थल पर रहने वाले हैं। बकरी यह भी स्थलीय जीव जंतु हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊंट, ऊंट जो है यहाँ पर मरुस्थल का जहाज है। ऊंट क्या है? ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं, ये मरुस्थल के लिए ही बने हुए हैं। तो आखिर आप यहाँ पर अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि आखिर गाय जो है यहाँ पर मरुस्थल में नहीं रह सकती है, भेड़ नहीं रह सकते हैं, बकरी नहीं रह सकती, तो ऊंट क्यों रह सकता है? आखिर ऊंट का अनुकूलन क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ऊंट का अनुकूलन से भी देखिए कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊंट का अनुकूलन हम देखेंगे लास्ट में। मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? 1001 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में अब तक पूछ दिया गया है, तो आप सभी देखिएगा और जानते भी होंगे ऊंट को, घोड़ा को, हाथी को या बकरी को। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? आपको ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ऊंट की विशेषता अभी हम बता रहे थे, उसको आप देख लीजिएगा कि ऊंट आखिर किस कारण से इसको मरुभूमि का जहाज कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊंट का विशेषता होता है रेत पर चलने के लिए ऊंट के पैर लंबे और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण रेत की गर्मी से उनका शरीर कम प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आग है और आपका जो शरीर है यहाँ पर है, तो आप क्या होगा, ये ज़्यादा जलेगा, लेकिन आपका शरीर यहाँ पर है तो इतना दूर का लपक कम करेगा। ठीक है, इसीलिए ऊंट के क्या होता है, तो ऊंट के पैर देखिएगा बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। यही कारण है कि वह गर्मी को सह सकते हैं। उनके पंजे कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार होने के कारण क्या होगा, तो बालू में उनका पैर नहीं धंसता है, इस कारण वो आराम से चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ऊंट के पीठ पर कुबड़ होते हैं
ऊँट के पीठ पर क्या होता है, कुबड़ होते हैं जिसमें वसा संचित रहता है। भोजन नहीं मिलने पर ऊँट उसका उपयोग करता है। ठीक है, देखिए एक बात है कि एक बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा पीठ पर कुबड़ है, कोई कहता है मेरे पीठ पर कुबड़ नहीं है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा कुबड़ है तो वो बहुत ही अच्छा है, तुम मरुस्थल में रहने लायक हो। क्यों? क्योंकि ये कुबड़ जो होते हैं मरुस्थल में बहुत दिनों तक पानी नहीं मिल पाता है, तो उसमें वसा में संचित रहता है जल, जिसको वह उपयोग कर सकता है, उतना दिन तक उसको प्यास नहीं लगता है। तो हर जगह पर जैसा जलवायु होता है उसके अनुसार सभी जीव जंतु वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के अनुसार ही ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है, उसमें वसा संचित रहता है, और भोजन नहीं मिलने पर ऊँट उसका उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊँट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। याद रखिएगा, ऊँट जो है बिना भोजन और बिना पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रह सकता है, क्योंकि मरुस्थल में जब वे चलते हैं तो बहुत लंबे लंबे मरुस्थल ऐसे होते हैं जिसको पार करने में 10 से 12 दिन लग सकता है, लेकिन इस दिन अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अगला है, जल की बचत के लिए ऊँट मूत्र का त्याग बहुत कम करता है, यह सूखे मल का त्याग करता है, इसको पसीना नहीं आता है। देखिए ऊँट में क्या होता है, तो ऊँट को पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आएगा तो प्यास लगेगा नहीं, पानी शरीर से निकलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्या होता है, ऊँट जो होता है मूत्र का त्याग बहुत कम करता है, यानी जो हमारा हानिकारक पदार्थ जो पानी होता है वो मूत्र के जरिए भी निकलता है, जो कि ऊँट में बहुत कम होता है। मल त्याग जो करता है वो सूखा करता है, गीला नहीं करता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, इसका पानी का बचत होते रहता है, जो कि आपको 10-12 दिनों तक आराम से रह सकता है। ऊँट की आँखों की पलकें लंबी होती है और नासाद्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आँख और नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, ऊँट की आँखों की पलकें लंबे होती है, लंबे होने के कारण क्या होगा, तो बालू आँख के अंदर नहीं जा पाएगा। नासाद्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आँख और नाक के अंदर न जाने से रोकता है। ठीक है, कैक्टस, खजूर तथा नागफनी के पौधे अधिकांशतः कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तभी आपको बताया गया था। कैक्टस कांटेदार पौधे, खजूर कांटेदार पौधे, नागफनी कांटेदार पौधे। ये कांटेदार पौधे जो होते हैं ये कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं, इसलिए यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैक्टस के पौधों की आप विशेषता थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न निकल के आपके आते रहते हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे जेटेट हो, पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैक्टस की क्या विशेषता होती है, इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, पहला। दूसरा होता है इनका तना मोटा और मांसल होता है, जिससे जल का संचयन हो सकता है। तो नागफनी का तना क्या होता है, मोटा होता है और उसमें मांसल भरा होता है, जिससे जल का संचयन हो सकता है, जल का संचयन उसमें किया हुआ रहता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करते हैं। यानी तने की ऊपरी परत मोटी होने के कारण इस पर घने रोम होते हैं और ये जल का वाष्पन यानी जल को वाष्पित नहीं होने देते हैं, उसको कम करके रखते हैं। पत्तियां छोटी छोटी सल्क पत्र या कांटों के रूप में होते हैं, ये जल के वाष्पन की दर को घटा देते हैं ताकि जल का क्षय कम हो सके। तो इसमें यह गुण पाया जाता है कि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सल्क पत्र कांटेदार के रूप में होते हैं, घटा देते हैं, जिससे जल का यहाँ पर कम बचत होता है। पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कैसे उगते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कैसे वृक्ष उगते हैं, वृत्ताकार, शंक्वाकार, झाड़ीदार या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं वो कैसा होते हैं, शंकु के आकार का होते हैं। कैसा होते हैं, शंकु के आकार का होता है। पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष इस तरह के होते हैं, जिससे कारण जब भी पानी हो तो वो झड़ाक से नीचे गिर जाते हैं। इस तरह के शंकु के आकार के जो है वहाँ पर वृक्ष होते हैं और सभी पानी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अगला है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, इनकी खाल चमड़ी मोटे होते हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, याक जैसे जंतु पूरे बाल से ढके रहते हैं सभी। ठीक है, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है कि जो ठंडा अधिक पड़ता है। ठीक है, तो ठंडा अधिक पड़ने का इनकी विशेषता क्या होगी, तो इनकी खाल या चमड़ी मोटी होगी, जिससे इनको ठंडा नहीं लगेगा। इसमें बाल बहुत ज़्यादा होंगे, इनके बाल भी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इन्हें ठंड का असर नहीं होता है। और याक जैसे जंतु पूरे, और यहाँ याक देखिएगा तो ये कंबल से भी ज़्यादा, कई वो कंबल के बराबर इनमें बाल होता है और उससे ढके रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी अगर ठंडा लग रहा है तो वहाँ पर इसका काम चल सकता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, मछली किससे सांस लेती है आपको बताना है।
1001 बार ये एग्जाम में आया वो प्रश्न है, आपके एग्जाम जेटेट में भी आ सकता है। ठीक है, आप देख के ही जाइएगा। और हम तो बता देते हैं, देखिए आप जेसीईआरटी का टोटल यहाँ से नोट्स अगर दे के जाइएगा ना, तो आपको किसी तरह से पासिंग मार्क्स से ऊपर आपका आना फिक्स है, और उतना प्रश्न आपका भिड़ेगा भी। इसलिए आप अभी से ही इसका सारा नोट्स और पीडीएफ लेकर के नोट्स बनाइए, और 1 घंटा अगर आप पढ़ने पर ध्यान देते हैं तो आपका जेटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मछली का श्वसन अंग कौन होता है? नाक, पूंछ, गलफड़ा या गिल्स। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग कौन होता है? गलफड़ा कह लीजिए या गिल्स कह लीजिए, यही मछली का श्वसन अंग होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग कहाँ होता है? गिल्स पर, सिर पर स्थित नासा द्वार, पूंछ पर। ठीक है, आप कभी जब समुद्र में या जहाँ पर व्हेल्स पाया जाते हैं वहाँ देखिएगा, तो व्हेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक ही बार देखिएगा, अगर वहाँ पर अगर नाव रहेगा तो एक बार सांस लेने के लिए पूरा ऊपर पानी से ऊपर निकलता है, जिससे कारण पानी बहुत दूर तक फैल जाता है। ये क्या करता है, आखिर ये क्यों बाहर व्हेल्स निकल रहे होते हैं? ये व्हेल्स आखिर अपना मुड़ी क्यों बाहर निकाल रहे हैं, ये बताइएगा हमको। ठीक है, तो वे व्हेल्स इसलिए बाहर मुड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है, वे बाहर पानी से जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर सिर पर स्थित नासा द्वार में उनका सांस लेने का जगह होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, अपने श्वास लेने के लिए हर यहाँ पर 15, 20, 25 मिनट के बाद जो जैसा है ये निकलते रहते हैं और फिर बाहर जाते हैं श्वास लेकर के। ठीक है, तो ये किसके लिए होते हैं? तो सिर पर स्थित नासा द्वार में उनका होता है ना, नासा द्वार में श्वसन अंग होता है। अगला यहाँ पे देखिएगा, ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में रहते हैं, श्वास लेते हैं नासा द्वार, गिल्स, क्लोम, पूंछ या कोई नहीं। ठीक है, तो ये गिल क्लोम से श्वास लेते हैं। मेढक कैसा जंतु है? जलीय, स्थलीय, उभयचर या कोई नहीं। प्रश्न आपका आया हुआ है जेटेट में। ठीक है, तो मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी या कोई नहीं ना। तो देखिए, जो जल में रहता है उसको जलीय प्राणी, जो स्थल पर रहता है स्थलीय प्राणी, और जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, उसको उभयचर प्राणी। तब मेढक के देखिए, आप नदी में जाइएगा तो वहाँ मेढक मिलेगा, और जब धरती पर आइएगा तब वो मेढक मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी। जो दोनों जगह में रहने के लिए अनुकूलित है उसको हम लोग उभयचर प्राणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेढक का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो मेढक देखिएगा यहाँ पर पानी में भी मिलेगा आपको, और उसके बाद देखिएगा तो आपको सतह पर भी मिलता है ना। तो इसका कारण क्या है? तो इनका श्वसन अंग जो होता है 2 होते हैं। ठीक है, नसा छिद्र होते हैं और फेफड़ा भी होते हैं ना। मेढक का पिछला पैर कैसा होता है? झिल्ली युक्त, छोटा, टूटा हो या कोई नहीं। तो मेढक का पिछला पैर देखिएगा तो वो आपका झिल्ली युक्त होता है। बत्तख कैसा जंतु है? बत्तख कैसा जंतु है? स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, उभयचर प्राणी या कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख को आप देखते हैं कि पानी में भी रहता है और जल में भी रहता है। कहीं कहीं देखिएगा जल में भी बत्तख लोग तैरते रहते हैं, और कहीं कहीं देखिएगा पानी में भी रहते हैं। तो ये दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है, चाहे वो स्थल हो या जल हो, दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है। इसलिए इसको आप डालेंगे उभयचर प्राणी में। किस में डालेंगे? उभयचर प्राणी में डालेंगे। ठीक है, बत्तख का श्वसन अंग है, बत्तख का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र और फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख का श्वसन अंग जो होता है दोनों होता है, नसा छिद्र भी होता है और फेफड़ा भी होता है, यानी दोनों होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सजीव से संबंधित सारे प्रश्न जो अभी आपके आए हुए थे, चाहे आप 1 से 5 शिक्षक दे रहे हैं, चाहे 6 से 8 शिक्षक दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न एक आपका आएगा ही आएगा। तो आप सभी देख के जेसीईआरटी का नोट्स जाएंगे, हो सके तो नोट्स और पीडीएफ अवश्य परचेज कर लेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। धन्यवाद।